सरकार का दावा है कि ये कानून किसानों की बेहतरी के लिए है, लेकिन किसान इन्हें वापस करवाने पर अड़े हुए हैं। इन्हें वापस लीजिए। ऐसे में कई लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहे हैं, ये कानून क्या है, क्यों आपत्ति है किसानों को? भाई इतनी बड़ी तादाद में लोग राजधानी दिल्ली के बॉर्डर्स पर डेरा डाले हुए हैं। ये गतिरोध पिछले 16 दिन से आज 16वां दिन है। कब टूटेगा? कब किसान वापस घर लौटेंगे? किसानों की मांगे क्या है? भाई इन्हीं बातों पर विचार करने के लिए हमने भारतीय हाई कमीशन से संपर्क किया और वहां के कुछ अधिकारी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं और हम स्वागत करते हैं रोहित वधवान जी का। रोहित जी, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग रवि शर्मा जी, आपको और आपके दिल से रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर गायत्री स्तर कुमार जी और उच्चायुक्त के सभी अधिकारियों की तरफ से मैं आपको और आपके श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आज आमंत्रित किया और हमें भी अपना ये बातचीत करने के लिए आज हमें मौका मिल रहा है। जी देखिए, किसान को लोग भगवान की तरह देखते हैं। वो अन्नदाता है और वो देश की यूं समझिए कि इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, आधार है। इतना सम्मान सभी सरकारें देती हैं, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि सभी सरकारें किसानों को यूं समझिए लारे भी देती रही हैं। तो अब ऐसी क्या सिचुएशन आई है कि पहले तो सरकार को ये कानून बनाने पड़े और फिर ये कानून किसानों को रास क्यों नहीं आ रहे? क्या है ये कानून, थोड़ा सा बताइए। मैं आपको शुरुआत यहाँ से बताना चाहूंगा कि अभी जो भारत सरकार ने जी 2 नए कानून बनाए हैं और एक कानून में संशोधन किया है। हाँ, बदलाव किया। हाँ, यही जी जी जी। तो 2 नए कानून बनाए गए हैं। हाँ जी। फर्स्ट एक्ट इज फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, यानी कि किसानों के उत्पादन को, व्यापार की सुविधाओं को बढ़ाने का ये कानून है। हाँ। दूसरा जो कानून है वो एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, जो कि आप इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या तो कि उसके मूल्यों के ऊपर आधारित कानून कह सकते हैं। और जो एक संशोधन हमने किया है, आपको पता होगा भारत में एक इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हुआ करता है 1955 से, आवश्यक वस्तु अधिनियम। हाँ। तो कभी कभी हमारे देश में जरूरत पड़ती है कि किसी भी प्रकार के जरूरी चीजों की, हाँ, उस जरूरी चीजों की, तो हम उस पे इस कानून के अंतर्गत कभी हम रोक लगा सकते थे। तो उसमें संशोधन किया गया है और इसका भी एक खास उद्देश्य है। तो ये कानून, 3 कानून की वजह से देश में कुछ हिस्सों में फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। जी, कुछ हिस्सों में, मतलब आपका मतलब पंजाब हरियाणा में तो नेचुरली बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरे हिस्सों से भी, आज राजस्थान से भी एक जो है ग्रुप बहुत बड़ी संख्या में कूच कर रहा है, शुरू कर रहा है यूपी से, और मैंने तो सुना है कि महाराष्ट्र तक से जो है किसान इकट्ठे होकर के दिल्ली पहुंचने के लिए सफर शुरू कर चुके हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? ये विरोध क्यों हो रहा है किसानों की ओर से? रवि जी, अच्छी बात बताई आपने। मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि करीबन 500 फार्मर्स एसोसिएशन, किसान संघ जो है, 500 एसोसिएशन है। हाँ हाँ जी, संयुक्त किसान मोर्चा नाम के बैनर के अंतर्गत दिल्ली के आसपास आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पहली बात यह है कि इनकी जो संख्या है वो हजारों की तादाद में है। तो कहीं आपने सुना है, हमने भी ये अफवाहें सुनी है कि वो मिलियंस में है, वो गलत है। वो हजारों की तादाद में है और दिल्ली के आसपास आ रहे, जो कि एक भारत का डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। जी, अधिकार है उनका, बिल्कुल अधिकार है उनका। शांतिपूर्ण प्रोसेस रहा है और आज तक हमें ये विरोध शांतिपूर्ण ही देखने को मिला है। कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई कोई स्थिति जो कि इस प्रोटेस्ट के वजह से आई हो, ऐसा ध्यान में नहीं आ रहा है। तो प्रदर्शनकारी किसानों की संख्या हजारों में ही है और वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सप्रेस कर रहे हैं। नहीं, मैं तो बड़े गर्व के साथ आपको बता सकता हूं कि किसानों ने जिस संयम का प्रदर्शन किया है। देखिए, शुरू में जो सुनने में खबरें आई जी, तो उसमें तो प्रो पाकिस्तान या प्रो खालिस्तान नारे लग रहे हैं। तो किसानों ने इस बात से इनकार किया है। उन्होंने तो किसी राजनीतिक, जो भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके भी नेताओं को मंच पर नहीं बुलाया है, आने दिया है। और जब विदेशों में पॉलिटिशियंस भारत पर टीका टिप्पणी या छीटाकशी कर रहे हैं, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि किसानों ने इस बात से बहुत ही संयम बरता है और सरकार ने भी उससे हर एक स्टेज पे जाके
हर एक बार उससे बातचीत लगातार जारी रखिए। आपको पता होगा कि 8 दिसंबर को हमारे गृह मंत्री ने भी उनसे बातचीत किया हुआ है और हमने इनसे किसानों से सरकार ने यह भी मांगा है कि आपकी जो भी कंसर्न्स है, आपकी डिमांड्स है, वो लिखित में दीजिए, उस पर जरूर सरकार विचार करेगी। और किसान हमारे देश में आपको पता है कि 58% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और उसके बावजूद रुकावट कहाँ है, किस बात पर पेच अड़ता है? देखिए, रुकावट ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन कुछ चीजों पर ऐसे फैल गई है जिसको अभी हम बातचीत के जरिए ही सुलझा। बताइए। सौहार्दपूर्ण तरीका हमें अपनाना पड़ेगा और उसी के आगे जाके हम इसको सुलझा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सबसे बड़ा कंसर्न जो किसानों का दिख रहा है वो ये है कि क्या एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जो मंडी जिसे हम बोलते हैं, क्या चालू रहेगी, हो जाएगी? तो मैं आपको ये बात बहुत ही स्पष्ट पूर्ण तरीके से बताना चाहता हूं कि इस दोनों में से एक भी अधिनियमन से किसी भी तरह से एपीएमसी को एबोलिश करने का, हटाने का या विस्थापित करने का कोई प्रावधान नहीं है। जो भी हम ये सुविधा दे रहे हैं पहले कानून से, पहला कानून यानी कि किसानों को ट्रेड एंड कॉमर्स की सुविधा देने वाला कानून, उससे बस हम किसानों को ज्यादा फ्रीडम दे रहे हैं, चॉइस दे रहे हैं कि जिससे वो एपीएमसी के अलावा डायरेक्ट प्राइवेट को भी बेच सके, अपने प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए बेच सके, या तो फिर कोऑपरेटिव्स के थ्रू बेच पाए, या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म 2016 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉन्च किया है, ई-नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, उसके जरिए बेच पाए। तो वो सुविधा दी गई है। तो आप ही बताइए कि जब फार्मर्स के पास, किसानों के पास एक विकल्प जो पहले एपीएमसी हुआ करता था, मंडी हुआ करता था, उसके बदले आज अगर 10 बदले वाली बात पर से ही तो उनको आशंका हो रही है, डर हो रहा है कि जब बदले का मतलब है कि मंडी को हटा करके आप डायरेक्ट जो बेचने की सुविधा दे रहे हैं, उससे एक सुविधा है किसान के पास मंडी, और मैंने सुना है कि मतलब मंडी में जाकर उनका पुराना परिचय भी है, और एक जैसे वो एटीएम होती है, वो जाकर के फसल देंगे और हाथ में उसी वक्त पैसा मिल जाएगा। जबकि डायरेक्ट बड़े बड़े व्यापारियों के पास छोटे किसान अपनी थोड़ी फसल लेके जाएंगे, और उनके पास जाने के लिए मतलब मंडी अगर खत्म होती है, इस बात की उनको आशंका है, डर है कि ये एक सुविधा खत्म हो रही है उनके लिए। ये खत्म नहीं होगी, इस बात को लिख करके देने को सरकार, ये सुना है कि खत्म नहीं होगी। आज मैं सरकार की तरफ से ही आपके साथ यहाँ मौजूद हूँ और मैं आपके इसी कंसर्न को एड्रेस कर रहा हूँ कि देखिए, मंडी एपीएमसी खत्म नहीं होगी जी, ये तो सिर्फ उसके उपरांत के विकल्प है। एपीएमसी बिल्कुल खत्म नहीं हो रही है। मतलब मंडी भी रहेगी और बाहर भी कोई बेचना चाहता है, ये एक एक्स्ट्रा सुविधा दे रहे हैं आप। यस, और आपने एक बात जो भी बताई रवि जी, कि छोटे छोटे किसान कैसे बड़े व्यापारियों के पास जाके, कॉर्पोरेट्स के पास जाके बेच सकते हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो सेकंड एक्ट है जी, दूसरा अधिनियम, वो यही कहता है कि किसान जब भी किसी को बेचेगा तो उस पर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, बड़ा सुविधापूर्ण तरीका अपनाया गया है यहाँ। तो जो फार्म की पहले से ही वो प्राइस भी डिसाइड कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं, और उस प्राइस को उसे मिलना ही है। अगर उसमें कोई भी दुविधा आती है तो जो कॉर्पोरेट है या तो खरीदने वाले हैं, उनको उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा और उसमें उसे 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना ज्यादा प्राइस से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। 3 दिन के अंदर अंदर भुगतान करने, 3 दिन के अंदर भुगतान करना पड़ेगा, 3 दिन के अंदर जी जी, सिर्फ 3 दिन। और एक और बात कि जब किसान अकेला नहीं बेच पाएगा, अगर ये बात है तो भारत सरकार ने ये प्रावधान किया है कि फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओस एस्टैब्लिश किए जाएंगे 10,000 से ज्यादा, जो कि एक साथ मिलके बड़े किसी एजेंट के साथ, इंटीग्रेटर के साथ, या तो प्रोसेसर के साथ या कॉर्पोरेट के साथ अपना दाम, अपनी उपज का दाम निश्चित करके बात आगे कर पाएंगे। एक बात ये रोहित जी, ये जिस तरह से आप मुझे समझा रहे हैं कि मंडी खत्म नहीं होगी, लिख के देने को भी तैयार है, और दूसरी एक्स्ट्रा सुविधा दे रहे हैं, और ज्यादा मतलब किसान जो है वो संपन्न होगा इनसे, ये बात किसानों को समझा पाने में सरकार विफल क्यों हुई है, या किसानों को शक क्यों हो रहा है कि सरकार इस तरह जो है उनकी मंडियां ही नहीं, उनकी जमीनों पर भी ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं कब्जा जमा लेंगे, उनका कहना ये है, वो इस बात से डरे हुए, ऐसा क्यों है?
इसलिए तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा रवि जी, क्या आप किसान हैं? क्योंकि आपने जो बात बोली जमीन उसकी चली जाएगी, ये मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये बात का भी एक प्रश्न सरकार के सामने आया है कि किसानों में ये भय भी उड़ी हुई है ये बात, मैं बस सुनी बात कह रहा हूँ। आप जब कहेंगे कि मैं किसान अब नहीं हूँ, लेकिन मैं किसान रहा हूँ, बचपन मेरा जी। खेतों में गुजरा है। और वेरी गुड। हाँ, मेरा जन्म गांव में हुआ है। मैंने कोलू चलाने से लेकर के और जो खेतों में गाड़ी हाँकने, बैलगाड़ी की पंजारा भी बैठा हूं मैं हरियाणा में। और तो इसलिए, लेकिन जो शंका है, किसान बहुत ज्यादा, ठीक है, उतने इंटेलिजेंट नहीं होंगे आपके पास, सरकार के पास बड़े बड़े सेक्रेटरीज, आईएएस ऑफिसर्स हैं। जब वो बात को एक्सप्लेन करने में विफल क्यों रहे हैं, क्यों नहीं किसान को तसल्ली होती है, किसान शंकित क्यों है? मैं अभी आपका एक जो डाउट था उसको मैं एड्रेस करने जा रहा था, क्योंकि आपकी बात बहुत ही मुझे सेंसिटिव लगी कि किसानों की जमीन की। ये सुनने में बता देता हूँ मैं कि देखिए, किसी दोनों में से एक भी कानून के अंतर्गत जो खरीदार है, खरीदने वाला व्यक्ति, उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो जमीन को ले पाए, जमीन को हाथ नहीं लगा पाए, टच हाथ भी नहीं लगा पाएगा। उसका अधिकार, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मात्र किसान की उपज के लिए है, जमीन के लिए नहीं है, फसल के लिए है। और ना ही वो जमीन में कोई बदलाव कर सकता है। ओके, कि आप इस जमीन को ऐसे बना दीजिए क्योंकि मुझे आपसे ये प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा भी नहीं कर सकता वो। ब्लैकमेल नहीं कर सकता है, फायदा नहीं उठा से, एडवांटेज नहीं ले सकता है। बड़ा अहम प्रश्न है ये भारतवंशियों के लिए, भारतवासियों के लिए, दुनिया में बसे लोगों के लिए, क्योंकि हमारा कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया में भी सुना जा रहा है, भारत में भी सुना जा रहा है और अमेरिका में भी। तो बताइए, इसका जो है हल, आपको लगता है कि ये किसानों की भ्रम की स्थिति है, ये उनके फायदे में है, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए? जी, क्योंकि किसानों को हम ये बात अब कोशिश की जा रही है कि उसको जो दो समस्या उसको दिख रही है। एक तो आपने मुझसे बात कर चुके हैं मंडी के व्यवस्था के ऊपर। दूसरी जो उनको लग रहा है कि अभी तक एमएसपी जो होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो उनको लग रहा है वो चला जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इस नए कानूनों के द्वारा जाएगा। परंतु ऐसा भी नहीं है। ये भी मैं आपके श्रोताओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस विल स्टे। मतलब उसके साथ छेड़छाड़ भी नहीं होगी? उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। उल्टा, जब हम बात कर रहे हैं तो हम, सरकार ने अब की सीजन के लिए एमएसपी डिक्लेयर कर चुकी है। ये बात मैं आपको बता दूं, इसलिए सरकार ने बार बार कहा है और ये बात अब क्लियर हो चुकी है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का हटने का तो प्रश्न ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। 2009 से 2014 के बीच 5 वर्ष के दौरान जी, पेडी और वीट के फार्मर्स, हाँ जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का पेमेंट था, वो उस 5 सालों के दौरान 3,74,000 लाख करोड़ का था। 3,74,000 करोड़ का था, जो कि 2014 से 2019 के 5 सालों में बढ़कर 8 लाख करोड़ का हुआ, यानी कि दुगुने से भी ज्यादा हुआ। यानी कि सरकार ने हमेशा मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लगातार बढ़ाया है, तो वो हटना नहीं है, वो रहेगी। इससे एक फायदा और ये है किसानों को कि देखिए, आपके पास मंडी भी है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी है। आपको लग रहा है कि आपकी फसल का मूल्य यहाँ 100 रुपए मिल रहा है सरकार के मिनिमम सपोर्ट प्राइस से मंडी में, तो आप वहां बेच दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि मुक्त बाजार में ज्यादा मिल रहा है तो वहां कानूनों से ज्यादा आ रहा है, तो वहां आप बेचिए। आपके पास दोनों सुविधा है। मतलब जो सुविधा ऑलरेडी आपके पास है उनके साथ ना कोई छेड़छाड़ है, जो एक्स्ट्रा मिल रहा है आप चाहे तो उसका इस्तेमाल करें, चाहे तो ना करें, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, हाँ, बताइए क्या जरूरत थी इनकी? किसानों ने मांग तो नहीं की, क्योंकि एक बार मुझे याद है एक आंदोलन चला था 32, 34, 35 साल पहले, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ था। उस वक्त मांग थी किसानों की गन्ने की फसल को लेकर। तो अब तो किसी ने मांग नहीं की थी, तो सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, ये इससे भी शंकित है किसान। जी, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा। आपको पता है, भारत में जब 1991 में 1991 में जो रिफॉर्म्स हुए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जी, तब हर एक सेक्टर को कवर किया गया था एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। यानी कि एग्रीकल्चर उसमें रिफॉर्म्स में पीछे छूट गया था।
उसकी वजह से आज आप देखें तो भारत, पहले की जो स्थिति थी तब भारत में खाद्य सुरक्षा का प्रश्न था। वी वर डेफिसिट इन प्रोडक्शन। अब जो है, अब ये स्थिति है कि वी आर नेट एक्सपोर्टर। अब तो सरप्लस में हमारे पास उस वक्त था। सरप्लस को मैनेज करने का प्रश्न है हमारे सामने। प्रश्न डेफिसिट मैनेज करने का नहीं रहा, सरप्लस मैनेज करने का है। तो जब सरप्लस को मैनेज करना है तो पिछले 20 सालों के दौरान लगभग ये बार बार अनेक पंच बिठाए गए, कमीशन बिठाए गए, आयोग बिठाए गए हैं। बहुत बार मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई है। अभी 17वीं लोकसभा में भी ये रिपोर्ट दर्ज किया गया। उन सब रिपोर्ट और मीटिंग्स का नतीजा ये निकल रहा है कि किसान, एग्रीकल्चर, फार्मिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स की जरूरत है। जबकि हम किसानों की लिए जो सुविधा दी गई है एपीएमसी, एमएसपी, इसको जरूर बनाए रखें, बट साथ साथ निजी निवेश भी वहां लाए, क्योंकि हमारे पास अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कितना होता है आपको पता है? पिछले साल का 2019 के हिसाब से हम देखें तो हमारे पास जो आंकड़ा आया था कि एक साल में करीबन 1 लाख करोड़ रुपए का लॉस हमें पोस्ट हार्वेस्ट होता है। यानी कि 10 बिलियन पाउंड की जो फसल है वो हमारे पास कोल्ड स्टोरेज ना होने की वजह से वेस्ट हो जाती है। तो देखिए, इसमें किसानों का नुकसान है, सरकार का नुकसान है, मार्केट का नुकसान है, सबका नुकसान है। किसान ने इतनी मेहनत करके ये फसल बनाई। तो अब ये नए प्रावधान से जब इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को रिलैक्स किया है, हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी शुरू किया है, किसानों को ज्यादा बड़े प्लेटफॉर्म्स दिए हैं, तो उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की वजह से कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, फूड प्रोसेसिंग होगा। और पहले जो आपको पता है रवि जी कि पहले किसान सिर्फ एपीएमसी में बेच सकते थे अपनी फसल, अब तो किसान न केवल एपीएमसी से बाहर अपने राज्य में परंतु दूसरे राज्यों में भी बेच पाएंगे। और इस तरह से दूसरे राज्य या कहीं भी फसल बेचने में किसानों को कोई कर या तो लेवी या तो टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। ये नया प्रावधान है। एक बात ये है कि अगर किसान इस बात को नहीं समझ पाए तो मानते हैं, चलो थोड़ा और उनको एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैं भी नहीं समझ पाऊं क्योंकि दूर बैठा हूं, पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक मुंबई के एग्रीकल्चर के ही इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर आर रामकुमार। वो कहते हैं किसान की मांग ये रही है कि उसे ज्यादा मंडियां चाहिए, मंडी ज्यादा चाहिए, लेकिन नए कानून के बाद वो उनको भी डर है कि ये सिलसिला खत्म हो सकता है। देखिए, डर है, एप्रीहेंशन है। हाँ, पर ऐसा कोई कानून नहीं है, तो ये तो सिर्फ डर है। डर की वजह तो क्या आप सरकार लिख के दे रहे हैं कि मंडियां खत्म नहीं होंगी? मंडियां खत्म नहीं होगी, लिख के दिया गया है किसानों को। मंडियां है अभी और एमएसपी भी है। जी, एमएसपी भी खत्म नहीं होगा। ना एमएसपी खत्म हो रहा है, ना मंडियां खत्म हो रही है। जबकि हम बात कर रहे हैं इस वक्त खरीफ सीजन फॉर 2021 प्रोक्यूरमेंट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। फिर किसान ये क्यों कह रहे हैं कि हमें एडजस्टमेंट नहीं चाहिए, हमें अमेंडमेंट्स नहीं चाहिए, हमें तो ये कानून सिरे से खत्म चाहिए? ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ दोनों तरह से प्रोसेस होती है। कुछ लोग कहते हैं हमें रिफॉर्म्स करना है, कुछ लोग कहते हैं हमें नहीं करना है। हर एक रिफॉर्म्स के साथ, हर एक नए कानून के साथ दोनों तरह के मंतव्य होते हैं। तो कुछ किसानों ने, ये भी बात फिर से गौरतलब है कि पूरे सब किसान नहीं है प्रोटेस्ट में, पर जो नहीं है वो उनकी आवाज क्यों नहीं सुनाई पड़ रही? वो मैंने सुने हैं कुछ किसानों के बयान जो ये इनके पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन उतने मुखर नहीं है वो। उतना ना तो आंदोलन हो रहा है इनके पक्ष में, ना कोई ऐसे मतलब नेता आगे बढ़ आकर के जो है विरोध कर रहे हैं इनका। किसान ही अगर आकर कहे और कोई कहे सरकारी पक्ष से, उसके बजाय किसान आके खुद कहे कि भाइयों ये हमारे फायदे में है, हमें इसे स्वीकार करना, तो किसान क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये भी प्रोसेस चल रही है। लोग बाहर आके, बहुत सारे किसानों ने ये भी कहा है, परंतु ये एक तरीका होता है कि जब किसी को विरोध करना होता है तो वो इकट्ठा आके करते हैं, और जब समर्थन होता है तो वो लोग मान रहे हैं कि ये हमारे फायदे में है। तो जब
संख्या प्रोटेस्टर्स की कम है, वो अपने आप में साबिती है कि देखिए दूसरे राज्यों में बहुत जगह से तो कहीं एक आवाज भी नहीं आई है कि हमें इस नए कानून से कोई प्रॉब्लम है। और ये क्यों नहीं है, मैं आपको थोड़ा और बैकग्राउंड में ले चलता हूँ जी। अब हमारा जो दूसरा कानून है, हाँ। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को परमिट करता है, प्राइस एश्योरेंस देता है, वो कानून जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी 20 राज्यों में प्रचलित है अभी जी, ऑलरेडी है। तो यानी कि ये दुविधा है ही नहीं उन लोगों के लिए। हाँ, कुछ राज्यों में एपीएमसी का प्रावधान और उसकी जो फैसिलिटीज है वो ज्यादा यूज की जा रही है, तो उन लोगों को ये लग रहा है कि हमारी एपीएमसी कहीं खत्म ना हो जाए, तो इसीलिए वहां डर ज्यादा है और इसीलिए वहां बातचीत के जरिए उसको समझाया जा रहा है, सुलझाया जा रहा है। परंतु ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, सरकार और किसान आपस में सुलझाएंगे। अच्छा, वैसे क्योंकि आप तो एक अधिकारी हैं, लेकिन क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी सी राजनीति भी रोल अदा कर रही है अपना? जरूर कर रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जब मैं बोलता हूँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, नेचुरली राजनीति है। हाँ, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। आवाज अच्छा, चलो भारत के लिए तो ये वहाँ के राजनीतिज्ञ बोले, विरोध करें, सपोर्ट करें, हालांकि किसान जो है वो कह रहे हैं कि हमें राजनीतिज्ञों की दखलंदाजी नहीं चाहिए, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पर इसमें तो दखलंदाजी विदेशों से भी हो रही है, कभी ट्रूडो बयान देते हैं तो कभी यहाँ के एमपी साइन करके, और एमपीज भी वो मेरा ख्याल जिन्होंने भारत के खेत देखे ना हो, जिनका या तो पाकिस्तान से ताल्लुक है या ब्रिटेन से ताल्लुक है, जिनमें अब ऐसे ऐसे लोग, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे, उनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है? देखिए, मैं पहले तो ये बात बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताना चाहूंगा कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक सोवरेन कंट्री। इतना डेमोक्रेटिक के बाहर वाले भी दखलंदाजी करें। इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक। देखिए भारत एक सार्वभौम राज्य है, देश है, और हमारा अपना इंटरनल प्रोसेस है। हम उस किसानों की, भारतीय किसानों जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं या तो अपनी डिमांड कर रहे हैं, उसकी हम इज्जत करते हैं, उसका हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उससे बात भी कर रहे हैं। बट बाहर के किसी राज्य को, देश को, नेता को इसमें बोलने का अधिकार नहीं है। नहीं, अधिकार हो सकता है, जैसे हमारे चलो वीरेंद्र शर्मा जी हैं, सीमा मल्होत्रा हैं, इनके परिवार रिश्तेदार हरियाणा में, पंजाब में हैं और खेतों से भी जुड़े हो सकते हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कि जेरेमी कॉर्बिन है, जो सस्पेंडेड फॉर्मर लेबर लीडर, या फिर अफसाना बेगम है, और आपकी ये डेबी अब्राहम है, जो मतलब समझा जाता है कि वो पाकिस्तान की पक्षधर रहती है, तो उनके जो बयान है उनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है? अब मैं आपको दूसरी तरह से इसका जवाब दूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि इन रिसेंट डेज जी, हाई कमीशन हैज कॉम्प्रिहेंसिवली ब्रीफ्ड यूके गवर्नमेंट इंटरलोक्यूटर। हाई कमिश्नर ने लेटर लिखे हैं और उसको बताया है कि ये जो फार्मिंग सेक्टर में फास्ट ब्रेकिंग रिफॉर्म्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए हैं, उसके मेन प्रोविजंस क्या है। सो हमने ये इंफॉर्मेशन दे दिया है और इंडिया में फार्मर्स के एप्रीहेंशंस को, कंसर्न्स को एड्रेस कर रहे हैं हम। उसके बाद जो है उसका रिलेवेंस हमारे लिए नहीं है। परंतु जिस तरह से आपने 6 दिसंबर को प्रोटेस्ट देखा जी, जहां 40 गाड़ियों की ड्राइव पास्ट प्रोटेस्ट की परमिशन मिली थी, वहां आपने देखा 700 से ज्यादा व्हीकल, 3,500 से 4,000 लोगों ने भारतीय उच्चायोग के सामने जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को वायोलेट करते हुए प्रोटेस्ट किया है। तो ये और कल जो बर्मिंघम में हुआ, और वहां तो फार्मर्स की बात ही नहीं थी, और यहाँ जब आ रहे थे तो फार्मर्स की बात से ज्यादा तो कुछ और बात चल रही थी। सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स आर प्लेइंग रोल, which is of course not farmers' concern. And I am here, and you are talking of farmers' concern. I am talking of farmers' concerns, and those people were actually not talking of farmers' concerns. They were talking of something else. ओके, मतलब उनके कुछ और मकसद हो सकते हैं, आप ये कहना चाहते हैं। ये भी तो हम ये मानकर चले कि भाई विश्व जो है एक परिवार की तरह से अभी व्यवहार कर रहा है। विश्व में कहीं भी वो महसूस करते हैं कि वहां ये हो रहा है, हमें गलत लगता है, तो हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है?
देखिए, किसान की बात चल रही है। किसान के लिए किसी ने भी हमसे पूछा है, हमने उसको बताया है, चाहे वो कोई भी हो। किसी ने भी, हाँ, कोई भी हो। यहाँ जी यूके जी। में हाई कमिश्नर को लेटर आया था किसी का, तो हाई कमिश्नर ने उसको जवाब दिया है। हमने सामने से जाके, मैंने मेरे स्नैपशॉट में, हमने अपनी वेबसाइट पे, हमारे ट्विटर हैंडल पे, हर जगह हमने बताया है। हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फॉर्म किया है। इंडियन कम्युनिटी का हम यहाँ बहुत ही करीबी रिश्ता रखते हैं उनसे, हम बहुत ही अच्छे से जुड़े हुए हैं। हम सब लोगों को इनको, और फ्रेंड्स ऑफ इंडिया को, सबको हम बताते हैं जी कि देखिए ये प्रोविजन है, ताकि आप लोग अवेयर रहे, कहीं मिसगाइडेड ना हो, मिस इन्फॉर्म ना हो। जी ये जी। इसी रीजन से हम सच्ची इंफॉर्मेशन, माहिती लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और हम बता रहे हैं ये बात। बहुत सारे लोग बड़े चाव से सुन रहे हैं, हमें मैसेजेस मिल रहे हैं टेक्स्ट के रूप में, और हाँ लिखते हैं कि नंदा प्रवीण जी, नीरव जी, और एक रवि साहब का अभी संदेश आया, कोई रवि दसौंदी, हाँ जी, और हाँ इनके सबके मैसेजेस आ रहे हैं कि उनको बातचीत बड़ी प्रभावशाली लग रही है, उनकी जानकारी बढ़ रही है, उन्हें स्पष्टीकरण हो रहा है। उनके प्रवेश जी लिख रहे हैं, और प्रभ जी, और हमारे मेहता साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा विषय है और बड़ी अच्छी तरह से हमें समझाया जा रहा है। जी बताइए। थैंक यू। तो जैसे हमारी बात चल रही थी कि देखिए, ये प्रावधान इसलिए बनाने जाने थे, ये रिफॉर्म्स इसलिए करे जाना था, क्योंकि इंडिया का 58% पॉपुलेशन जो कि एग्रीकल्चर में है। अब हम खाद्य सुरक्षा की बात नहीं कर रहे, डेफिसिट की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अब हम जो बात कर रहे हैं वो सरप्लस मैनेजमेंट की कर रहे हैं, भंडारीकरण की, मार्केटिंग की। हाँ जी, तब हमारा इनका कंट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर का जीएवी में, उसमें सिर्फ 4% है जी, 4%, जो कि बहुत ज्यादा हो सकता है अगर हम इस लॉस को कम करें। अगर हम फार्मर्स के पास उसकी प्राइस, जो आय दुगुनी करने की बात कही है प्रधानमंत्री जी ने, अगर उसके लिए हम रिफॉर्म्स लाए तो ये हो सकता है। और इसलिए अभी हमने 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया गया है। ये 1 लाख करोड़, इट इज मोर देन 10 बिलियन पाउंड का ये जो फंड है, वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा, और इससे किसानों को अपने प्रोड्यूस बढ़ाने में और उसको ओपनली मार्केट करने में, उसको प्रोसेस करवाने में बहुत ही सुविधा मिल जाएगी। तो जब तक देखिए निवेश नहीं होगा, जब तक इस बाजार को हम ओपन नहीं करेंगे, किसानों को ज्यादा सुविधा और ज्यादा ऑप्शंस नहीं देंगे, तब तक किसान को सिर्फ एक ही विकल्प रहेगा उनके पास। तो हम सिर्फ विकल्प बढ़ा रहे हैं किसानों के, कम नहीं कर रहे हैं। आप जो है क्षेत्र को और व्यापक, यानी और ज्यादा, हाँ मतलब ज्यादा चॉइस आपका कहना है कि किसानों को दे रहे हैं और किसान उसे नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं लगता आपको कि ये कानून बनाने से पहले, जैसा कि विपक्ष भी कह रहा है भारत का, कि हमें विश्वास में नहीं लिया गया, ऐसे समय में पास कर लिया कानून बिना डिस्कस किए, और पूरा समय नहीं दिया गया, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सरकार को पहले किसानों को विश्वास में लेना चाहिए था, विपक्ष को विश्वास में, मतलब उन सबको एक्सप्लेन करना चाहिए था अच्छी तरह, जो अब कर रहे हैं आप, जो अब बता रहे हैं। तो इसके यहाँ तो नहीं कहीं मोर्चे पर विफल रही है सरकार? देखिए, विपक्ष जब ये बोल रहा है कि हमें विश्वास में नहीं लिया गया, वही तो विपक्ष, तो वही तो अच्छी खूबसूरती है राजनीति की, कि जब सरकार कोई कानून बनाती है तो विपक्ष का काम है कि उस कानून में वहां रोकते, कमी लगे या वहां कुछ बोले, पार्लियामेंट में बोलते हैं। हाँ बोले तो पार्लियामेंट में वो बोल रहे हैं, विच इज गुड थिंग। एंड नहीं, पार्लियामेंट में या बाहर, पार्लियामेंट से बाहर बोल रहे हैं जब कानून पास हुआ। हाँ, और अब तो मतलब डेमोक्रेटिक प्रोसेस की आप जो बात कर रहे हैं, किसानों से बात करने की, अरे मंत्रियों ने जाके किसानों के पास जाके बात किया, इससे अच्छा डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या हो सकता है? तो हाँ, ये है कि अब ये सरकार का निर्णय है कि किस तरह से कानून लोगों को समझाना, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना, वो धीरे धीरे एक प्रोसेस है जो चलती रहेगी। अच्छा, ये कई लोगों को ये भी लगता है कि दोनों ही अपनी अपनी, यानी सरकार भी और किसान भी अपनी अपनी एक बात पर अड़े हैं। कहीं कोई ऐसा आपको कोई बिंदु नजर आ रहा है जो इस गतिरोध को समाप्त करे और सहमति बने, या फिर दोनों अड़े रहेंगे और लंबा प्रोसेस चलता रहेगा? इससे तो देश को भी नुकसान है, किसानों को भी नुकसान है, सरकार को भी नुकसान है। क्या क्या लगता है आपको?
देखिए, वैसे तो मैं आपको किसान के लिए जो कानून बना है उसके बारे में ज्यादा बताने आया हूँ। जी जी। बट ये बात जो आप मुझे बता रहे हैं कि वहाँ समझौता कैसे हो सकता है, हाँ। तो ये बात मैं बताऊं कि सरकार ने स्पष्ट कहा है कि हम इसका एमिकेबल सॉल्यूशन चाहते हैं, सौहार्दपूर्ण समझौता चाहते हैं, और इसीलिए किसानों से जाके बात की जा रही है। और जब ये बात स्पष्ट हो जाएगी, जिन लोगों के मन में कोई संदेह है कि हमारे लिए ये नुकसान कर सकता है, वो बात जब स्पष्ट हो जाएगी तो लोग उसको स्वीकार करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। आप वो गंभीर विषय जिसके बारे में हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं, सतीश ने लिखा है, पाली लिख रहे हैं कि पहली बार थोड़ा सा क्लियर हो रहा है दिमाग में कि स्थिति क्या है किसान आंदोलन के पीछे, सरकार का पक्ष और किसानों का पक्ष। तो समापन करते हुए बताइए क्या कहेंगे जी इसके समाधान के लिए, सरकार की तरफ से, किसानों की ओर से भी। जी, आप सबको इतना बताना चाहूंगा कि जो मैं एक्ट की बात कर रहा था उसमें यहाँ तक सुविधा की गई है, ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि जब एग्रीमेंट किया जाएगा किसान के साथ तो वहाँ एग्रीमेंट में प्राइस मेंशन कर दी है। हाँ। और उस प्राइस के हिसाब से किसान को 3 दिन के अंदर अंदर फसल मिलने के पैसा दे देना है जी। और अगर उसमें कोई डिफॉल्ट करता है तो उसके ऊपर दंड तो है ही और जुर्माना तो है ही है, परंतु ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में तुरंत ही उसका सोल्यूशन लाना पड़ेगा और उसको 1.5 टाइम्स पेमेंट भी करना पड़ सकता है। तो इसीलिए पॉइंट ये है कि देखिए, किसानों के हित में ही ये तीनों कानून बनाए या तो संवर्धन किया गया है, और इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, विकल्प मिलेंगे किसानों को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम होगा और किसानों की आमदनी दुगुनी से भी ज्यादा होने के चांसेस है। और ये बहुत सालों से जरूरत थी। जब 1991 के रिफॉर्म्स किए गए तब एग्रीकल्चर उसमें नहीं था शामिल, अब इतने सालों के बाद इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लिया गया है। आज तक जो भी कोशिश की गई थी वो पीसमिल अप्रोच था, कॉस्मेटिक अप्रोच था, यानी थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश थी। अब इसको एक प्रॉपर नेशन वाइड प्लेटफॉर्म पे लाया गया है, जिससे चलते किसानों को थोड़ा सा ये लगा है, कंसर्न्स हुए हैं, बट ये बात मैंने आपको जैसे क्लियर कर दिया है कि एपीएमसी रहेगी, मंडी रहेगी और एमएसपी भी नहीं जा रही है और न्यूनतम प्राइस भी रहेगी, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य, सपोर्ट प्राइस जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो रहेगा। किसानों के लिए दुविधा नहीं है, ज्यादा सुविधाएं दी जा रही है। क्या बात है, क्या बात है। तो बहनों भाइयों, आपने सुना भारतीय हाई कमीशन से रिप्रेजेंटेटिव एक उच्च अधिकारी रोहित जी ने स्पष्ट किया कि किसानों के लिए दुविधा नहीं है, सुविधा है। अब फिर भी शंका हो तो भाई हम फिर भी जो है इस विषय को टच करेंगे, पर उम्मीद रखते हैं कि जल्दी समाधान निकलेगा। रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रवि जी, आपका दिल से रेडियो का और सब श्रोताओं का कि आप लोगों ने हमें सुना और हमें अपना जो क्लैरिटी मुझे देनी थी वो मैं आप सबको दे पाया। इसी सही इंफॉर्मेशन के साथ आप अपने भाइयों बहनों को इवन भारत में भी और यहाँ भी बताइए कि ये किसानों के भले के लिए है, सबके भले के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए है और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए है। थैंक यू वेरी मच सर, सो नाइस ऑफ यू। और बहन भाइयों, समय होता है तो कुछ एक कॉल्स आई थी बीच में, लेकिन मैसेजेस बहुत आए हैं। अगले आने वाले कार्यक्रमों में इन मैसेजेस को मैं शामिल करने की कोशिश करूंगा। रोहित जी का धन्यवाद।